जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हमने एक क्वेश्चन पिकअप किया है जो हम लोग थ्योरी की बात कर रहे थे। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने लगाया है। अगेन एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्वेश्चन हियर। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द इंटरसेप्ट्स ऑफ द लाइन। इंटरसेप्ट्स की मीनिंग की एक्सिस पे जो भाग कट रहे हैं इस लाइन द्वारा ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये फाइंड करना है। कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ये लाइन कितने डिस्टेंस पे काटेगी वो निकालना है। एंड ऑब्टेन, और क्या ज्ञात करना है, एंड ऑब्टेन द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सेस। मतलब एक्सेस के बीच में जो लाइन सेगमेंट है उसका मिड पॉइंट निकालना है। कहने की मीनिंग ये है कि अगर थोड़ी हम इसकी जियोमेट्री की बात कर लें दिस, तो ले लेते हैं कि ये लाइन है हमारी। चाहे लाइन ऐसे भी हो सकती, कैसे भी हो सकती, बट दिस इज ए लाइन। तो ये जो OA और OB होता है, OA और OB, इसी को हम लोग इंटरसेप्टेड फॉर्म कहते हैं, है ना, इंटरसेप्टेड। तो ये एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है। लिखा है लाइन सेगमेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सेस। एक्सेस के बीच में ये जो लाइन सेगमेंट बना, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मतलब AB, इसका मिड पॉइंट हमें निकालना है कि व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट AB। अच्छा, लाइन किस फॉर्म में दी हुई है वो एक कभी गलती मत कर दीजिएगा कि दिस इज द लाइन इन द फॉर्म ऑफ द नॉर्मल। नहीं, दिस इज नॉट नॉर्मल फॉर्म। ये नॉर्मल फॉर्म लाइन नहीं है, बट ये ऐसा जो है भ्रम करने के लिए एग्जामिनर ने लिखा है, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म तो एग्जैक्ट ये होता है ना, एक्स cos अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू P। तो P तो हमें मिल रहा है, बट यहाँ अल्फा जो एंगल है ना वो चेंज है, वही है। देख रहे हो π/2 माइनस का डिफरेंस है। तो बहरहाल कोई बात नहीं, मुझे इंटरसेप्टेड फॉर्म निकालना है। तो इंटरसेप्टेड फॉर्म कैसे निकालते हैं, ये मेरा फॉर्म होता है जो अंतःखंड के रूप में लाइन का इक्वेशन है, वो ये है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। तो गिवन, व्हाट इज द गिवन हियर। गिवन है x साइन अल्फा प्लस y cos अल्फा इज इक्वल टू साइन 2 अल्फा। अब इंटरसेप्ट फॉर्म में यहाँ 1 चाहिए, तो फिर क्या करेंगे, साइन 2 अल्फा से डिवाइड कर दिया जाए। चलिए, तो x साइन अल्फा अपान साइन 2 अल्फा प्लस y cos अल्फा अपान साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 हो गया ये। अच्छा, अब ये एक जनरल फार्मूला होता है 9th की ज्योमेट्री में, ऑलरेडी है ट्रिग्नोमेट्री में, कि वो साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, 2 साइन अल्फा इनटू cos अल्फा। एक फार्मूला होता है ये साइन 2 अल्फा का। तो साइन 2 अल्फा को तोड़ दिया जाए तो x साइन अल्फा अपान ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा इनटू cos अल्फा प्लस y cos अल्फा अपान अगेन साइन 2 अल्फा क्या हो जाएगा भाई, 2 साइन अल्फा इनटू cos अल्फा इज इक्वल टू। अब तो फिर ये धुआंधार यहाँ बैटिंग हो जाएगी। ये साइन अल्फा कैंसिल, ये cos अल्फा कैंसिल, क्या बचा भाई, x अपान 2 cos अल्फा प्लस y अपान 2 साइन अल्फा इज इक्वल टू 1। अब कंपेयरिंग कर लीजिए इस लाइन के इक्वेशन से। एक जगह कितना है 2 cos अल्फा, तो दिस ये 2 cos अल्फा हो गया, और b की जगह कितना है हमारा, ये 2 साइन अल्फा हो गया। दिस पॉजिटिव निगेटिव का यहाँ लफड़ा नहीं है, क्योंकि वो तो अल्फा भी डिपेंड करेगा। तो ए का कोऑर्डिनेट यहाँ क्या है, दिस, ये ए पे 2 cos अल्फा है, तो पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 2 cos अल्फा 0, और बी का जो कोऑर्डिनेट होगा x कंपोनेंट 0, y की वैल्यू मेरी दिस 2b sin अल्फा। ये हो गया। तो पहली बात हो गई कि फाइंड द इंटरसेप्ट्स ऑन द लाइन, हो गया। तो इंटरसेप्ट का मतलब कोऑर्डिनेट से नहीं होता, इंटरसेप्ट का मतलब लेंथ से होता है कि लाइन जो एक्सिस को जिन पॉइंटों पे इंटरसेक्ट करती है, ओरिजिन से जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम लोग इंटरसेप्ट कहते हैं। तो OA एंड OB आर द इंटरसेप्ट्स। तो ये हो गया। अच्छा, मिड पॉइंट पूछा है, तो मिड पॉइंट का एक फार्मूला फेमस पता है ही है, ये जो हम लोग लिखते थे मिड पॉइंट का x बार x1 प्लस x2/2 और y बार y1 प्लस y2/2। अगर दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हो तो उनके मिड पॉइंट्स ऐसे निकालते हैं। तो g का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, हाउ कैन यू फाइंड, x कंपोनेंट का सम करिए बाय 2 कर दीजिए। चलिए, 2 cos अल्फा प्लस x कंपोनेंट 0
बाई 2, कामा करिए y1 प्लस y2 तो 2 साइन अल्फा प्लस 0/2। तो क्या हो गया भाई ये, व्हाट इज दिस, अगर मैं यहां लिखूं z तो 2 का अल्फा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कास अल्फा कामा, और ये हो जाएगा हमारा साइन। तो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो यही क्वेश्चंस हैं इसमें। अभी ऐसे हमारे जो लेवल 1 का जो हमने बात की है कि इक्वेशंस ऑफ लाइंस में कुछ कंडीशंस दी हुई होगी, उसके बाद आपसे पूछेगा कि फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइन। तो जनरल जितने फॉर्म थे लाइन के हम लोगों ने डिस्कस किया, और तो कुछ क्वेश्चंस भी हमने लगाए कि इजी क्वेश्चंस थे, कुछ वैसे क्वेश्चन में दम नहीं था, बट जो बिगिनर स्टूडेंट्स हैं वो कैसे लगाएंगे उनके लिए एक आइडिया मिल गई होगी। और लास्ट में हम और भी आइडिया की बात करेंगे कि अपनी वहां सोच रखेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम लोग कैसे सॉल्व करें। अगर लाइन का कोई क्वेश्चंस दिया है तो उसे कैसे सॉल्व करें, तो हम लोग लास्ट में उन सब बातों को डिस्कस करेंगे। पहले सारी चीजों का हम लोग फार्मूलेशन कर लें, उसके बाद ताबड़तोड़ बैटिंग करेंगे। कोई कैसी भी गेंद फेंके फिर तो उनको बाउंड्री लाइन के बाहर ही हम लोग दिखाएंगे। तो अब उसके बाद हम लोग एक यहाँ नेक्स्ट चीज की बात कर रहे हैं, दूसरा एक फार्मूलेशन है, मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट ये फार्मूलेशन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अगर दो लाइंस हमें दी हुई है, कोई भी दो लाइंस दी हुई है, और इनके बीच एंगल अगर पूछी जाए फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। मतलब अब हम इस फार्मूलेशंस की तैयारी में हैं कि अगर दो लाइंस दी हुई है तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस, कि हम कैसे निकालेंगे। अभी हमारे पास कोई डायरेक्ट मेथड नहीं था, कि अब तक हम लोगों के पास जो मेथड था, जो नॉलेज था, वो ये था कि अगर हम कोई लाइन ड्रा करते हैं तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ वो क्या एंगल बनाता है, ये दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द स्लोप। स्लोप का एक कंसेप्ट था लेकिन वो एक्स एक्सिस से लाइन कितनी एंगल बनाती है इसकी बात थी। अगर हमारे पास दो लाइनें हैं और इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके बीच एंगल क्या होगी। अभी मेरे पास इसके पास कोई फार्मूला नहीं था, तो अब हम लोग इस फार्मूला को पहले प्रूफ करेंगे कि अगर दो लाइंस दी हुई है और इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस, हम लोग कैसे उसे निकालेंगे। तो नाउ लेट अस स्टार्ट हियर कि फाइंड द एंगल बिटवीन दिस। अगर कोई भी दो लाइन दी हुई है, और जनरली हमारा जो फार्मूला होता है वो स्लोप के टर्म में हम लोग लिखते हैं। तो चलते हैं, पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का घर बना लें। ये हो गया, घर बन गया। अब कोई भी दो लाइन ले लें, लेट ये AB ले लिया और ये CD ले लिया, और कोऑर्डिनेट का घर कैसे बनेगा तो सबको पता हो गया होगा, बना दीजिए। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, लाइन आप यहाँ भी खींच सकते हैं, हमने इसलिए इसको ऐसा खींचा है कि ये स्लोप हो गया, यहाँ ये स्लोप हो गया। ये अगर एंगल θ2 हम ले लें दिस, और ये एंगल हमने θ1 ले, तो फिर क्या होगा, m1 = tan θ1। पूरे क्वाड्रेट ज्योमेट्री वाले लोग लिखेंगे m2 क्या लिखेंगे भाई, व्हाट इज द m2, कि ये लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से जो बनाएगी उसका tan ले लीजिए, मीनिंग हो जाएगा हमारा tan θ2 हो जाएगा। दिस इज द स्लोप हियर। अच्छा, ये लाइन का जो इक्वेशन है AB का, लेट AB का जो इक्वेशन है वो y = m1x + c1 है, इस फॉर्म का है। और CD का जो इक्वेशन है y = m2x + c2 का। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। अच्छा, x1 y1 मत यहाँ लिख दीजिएगा नहीं, क्योंकि जब हम लोग पाथ का इक्वेशन से लिखते हैं ना किसी भी, तो x y वो एक ही रहता है। वहां जो अन्य चीजें हैं जैसे स्लोप है, कोई कांस्टेंट है, वो वेरी करता है, उसके वेरी करने से स्ट्रेट लाइन वेरी कर जाती है। ये y और x क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ y एंड x इन केस ऑफ AB लाइन का जो इक्वेशन से लिखा वहां x y का मतलब है कि x y वो कहीं भी हो सकता है, बट C1 कहीं भी नहीं, वो लाइन पे हो सकता है। C1 मतलब ओरिजिन से जो ये डिस्टेंस होगी, दिस डिस्टेंस इज C1, दिस इज फिक्स हियर फॉर ए गिवन लाइन। और x y क्या है, x y को हम लोग रनिंग पॉइंट बोलते हैं, दिस स्ट्रेट लाइन। तो ऑलवेज कीप दैट कांसेप्ट इन द माइंड हियर। दूसरी लाइन लिखेंगे तो वो y x y होगा। अब ये नहीं, ये y और x y ये जो है नो, ये y x कहाँ है, ये CD लाइन पे कोई पॉइंट है। अच्छा, अब जहां इंटरसेक्ट करेंगे वहां दोनों x y कॉमन मिलेंगे, तो दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट्स। बट ये x y कहाँ है, CD लाइन पे कहीं नहीं है। बट m2 क्या है, m2 ये एंगल का tan है। और यहाँ हमारा C2 क्या है, अब यहाँ इसको बढ़ा दीजिए,
चलिए भाई थोड़ा बना ही दें, इसको बढ़ा दीजिए। तो ये जो मेरा पॉइंट होगा दिस इज द C2। अच्छा पॉजिटिव निगेटिव नहीं लिखेंगे, पहली बात बोल दिया, फार्मूले में तो वही लिखते हैं दैट्स। उसके बाद जब हमारा क्वेश्चन आता है तो ऑलरेडी पॉजिटिव निगेटिव। अब इनके बीच मुझे एंगल निकालनी। अच्छा एक बात मैं और यहाँ कर दूं, और गाइस उस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे कोई लाइन हमने खींचा तो दो लाइनों के बीच में जो एंगल होती है ना वो एक नहीं होती है, दो होती है। जैसे यहाँ देख लीजिए, ये हमने लाइन ए बी ले लिया और ये लाइन मैंने सी डी ले लिया, तो ए बी एंगल होगी और ये भी एंगल होगी। अच्छा अब ये एंगल वही होगी जो ये एंगल होगी, क्लास 8 की जो जियोमेट्री है। अच्छा ये एंगल वही होगी जो ये एंगल होगी, ये सबको पता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि मैं एंगल लिखूंगा कौन। तो ऑलवेज एक परिपाटी है अपनी मैथमेटिक्स की दुनिया में, हम जब एंगल निकालते हैं ना, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, तो हमेशा वो जो 90 से जो कम होता है ना उसको निकालते हैं। जैसे कि ये एंगल अगर थीटा हो तो डेफिनेटली ये एंगल मेरी कितनी होगी, पाई माइनस थीटा होगी। अगर ये एंगल 90 से कम है तो 90 से ज्यादा होगा, तो 90 से जब ज्यादा होगा तो tan की वो जो वैल्यू होगी ना निगेटिव होगी। लेकिन हमेशा जब दो स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल निकालेंगे तो अगर 90 डिग्री है तो कोई बात नहीं, थीटा इज इक्वल टू 90। लेकिन 90 डिग्री से ज्यादा नहीं निकालते हैं, जो भी वैल्यू होगी हम ये एंगल निकालेंगे, ये एंगल नहीं निकालेंगे। अच्छा तो इजी तो है, अगर ये 30 डिग्री आ गया तो ये 150 होगा, बट 150 नहीं लिखा जाता है। जनरली मैं ये एंगल लिखता हूँ। अगर जब तक कि वो बात कहे ना, जैसे हम स्लोप की बात आएगी तो स्लोप की बात में 135 भी तो लिखेंगे भाई, क्योंकि वहाँ तो स्लोप निगेटिव भी हो सकता है। बट ये एंगल ऑलवेज हम टेकन टू बी द पॉजिटिव लिखते हैं, ऑलवेज कीप इन माइंड, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो चलते हैं, अब देखा जाए, लेट कर लें, लेट थीटा बी द व्हाट, एंगल बिटवीन लाइंस, कौन कौन, ए बी एंड व्हाट, सी डी। ए बी और सी डी के बीच जो मेरी एंगल है वो थीटा है। मीनिंग ये हो गई कि दिस एंगल इज थीटा। हो गया ये। थोड़ा और एक मैं नामकरण संस्कार कर दूंगा। चलिए यहाँ मैंने यल ले लिया, यम ले लिया, यम ले लिया। अच्छा ये एंगल कितनी होगी, यहां से यहां तक एंगल पाई होती है, तो ये जो एंगल होगी दिस इज द पाई माइनस थीटा। और सबको पता है सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल इज इक्वल टू व्हाट, 180। बट ये प्लेन ट्रायंगल के लिए होता है। अगर स्फीयर में मैं कोई ट्रायंगल बनाऊंगा तो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल जो होता है ना वो पाई से ग्रेटर होता है। बहरहाल ये हायर मैथमेटिक्स की बात है, यहाँ उसका कंसेप्ट नहीं है कोई। यहाँ जो भी मेरी ट्रायंगल बनेगी प्लेन ट्रायंगल ही बनेगी, और प्लेन ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम पाई होता है, वो तो डेट फिक्स है। तो ट्रायंगल एल एम एन में थीटा प्लस थीटा 1 प्लस ये एंगल पाई माइनस थीटा 2 कितना होगा, कितना होगा भाई, वो दिस इज द व्हाट, पाई, सम ऑफ द एंगल्स पाई। ये पाई एंड पाई धुआंधार आउटसाइड, तो क्या होगा, थीटा प्लस थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहां से थीटा निकालूं तो व्हाट, थीटा 2 माइनस थीटा, यस दिस। अगर ये दो एंगल इक्वल है तो दिस इंप्लाइज tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा 2 माइनस थीटा। हो गया, निकल गई एंगल tan थीटा। बस अब तो कोरम रह गया। कोरम का मतलब यहाँ क्या है भाई, बस इसको tan a माइनस बी का जो फार्मूला है तोड़ दिया जाए। tan a क्या फार्मूला होगा, ये होगा, पता है सबको, tan थीटा 2 tan a माइनस tan b tan थीटा 1 अपॉन 1 प्लस व्हाट, tan थीटा 2 इंटू tan थीटा। लेकिन एक बात है, जब ये एंगल निकालते हैं, जब tan ऑपरेट करते हैं ना, तो ये हम माड में ले लेते हैं। क्यों माड में ले लेते हैं, पता है, माड जब लगा देते हैं तो उसके अंदर निगेटिव क्वांटिटी है तो भी पॉजिटिव होती है। अच्छा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बाहर ही होगी, तो हम हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू लिखते हैं, माड वैल्यू लिखते हैं। और अभी हमने कहा कि एंगल दो लाइनों के बीच में जो भी एंगल होगी ना वो हम पॉजिटिव लेते हैं। ये निगेटिव आ सकता है 100%, दिस इज निगेटिव हियर, बट निगेटिव एंगल नहीं लिखेंगे तो 90 से ज्यादा हो जाएगा, हमें 90 से कम करना है, तो फिर माड ले लेते हैं। तो माड ले लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। चलिए दिस इज द माड हियर। अब कुछ है नहीं, tan थीटा 2 क्या है, व्हाट, अभी लिखा था, तो मीटर ही क्या है, चलिए लिख दे रहे हैं। m2 इज इक्वल टू tan थीटा 2 है, और m1 कितना है भाई, tan थीटा 1 है, तो लिख दीजिए m2 माड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन व्हाट, 1 प्लस m1। ये बात होगी मेरी। अच्छा यहाँ एक बात और होगी कि
हम m1 माइनस m2 भी लिख सकते हैं, कोई वहाँ प्रॉब्लम नहीं है। कि जैसे अगर हम ये एंगल की बात करें, यहाँ दिस एंगल, अगर ये एंगल है तो फिर क्या होगा, वो पाई माइनस थीटा होगा। और सबको पता है कि tan पाई माइनस थीटा जो होता है ना माइनस tan थीटा होता है। तो जब माइनस होगा तो ये क्वांटिटी माइनस हो जाएगी, मतलब वहाँ m1 माइनस m2 आ जाएगा। तो दोनों फार्मूला होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना, कोई आथर ऐसे भी इसको लिखते हैं, ये फार्मूला वहाँ यूज कर लेते हैं। तो उसकी बात को मैं यहाँ डिस्कस करना जरूरी समझ रहा हूँ कि वो एक्चुअल में ये ले लेते हैं, इसको लेते हैं tan थीटा इज इक्वल टू m1 डिफरेंस m2। चलिए वो बाकमाली कर देते हैं, ये यहाँ बाकमाल कर जाते हैं बहुत लोग, बहुत सारे आथर हैं इसको ऐसे लिखते हैं, तो डिफरेंस कर देते हैं। और डिफरेंस का मतलब ये होता है ना कि जो बड़े में से छोटे को हम लोग निकालते हैं। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द डिफरेंस। ये डिफरेंस का मतलब ये निगेटिव ना आए तो चलिए ये कर दीजिए, लेकिन बड़ा बेस्ट जो है ना वो मार्क कर दीजिए। तो हम जो फॉलो करेंगे ना इंटायर, जब भी एंगल निकालेंगे तो ये मार्क लिखेंगे। और लिसनर्स आप भी मार्क को ही लिखिए, क्योंकि जब भी कोई टेक्निकल चीजें आती हैं ना तो ये होता है, बट डिफरेंस मत लिखा करिए। है अब लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिफरेंस का मतलब यही हो जाएगा, बट मार्क आप लिखा करिए। दिस इज द मार्क हियर। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात क्लियर हो गई होगी कि कैसे हम लोग एंगल निकालेंगे। तो मेरे पास एक फार्मूला हो गया, अगर कोई भी अगर दो स्ट्रेट लाइन गिवन, इफ y is equal to m1x and y is equal to m2x, मतलब y is equal to m1x plus c1, y is equal to m2x plus c2, be a two straight line, then angle between this theta is equal to what, tan inverse mod of m1 minus m2 और m2 minus m1, कुछ भी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, अब m1 माइनस m2 का फार्मूला कब आता, जब मैं इस CD को यहाँ θ1 लिख दूं या θ2 लिख दूं तो फिर ये आ जाएगा, वो निकाल करके इजी वे में देखा जा सकता है। तो हमने अब ये सीखा कि अगर दो लाइंस दी हुई है तो उनके बीच हम लोग एंगल कैसे निकालते हैं। तो ये तो मेरी बात हो गई। अब यहाँ कुछ कंडीशंस हैं, जैसे अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप क्या होगी, बड़ा इसका यूज आता है। अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो फिर उनका स्लोप के बीच रिलेशंस क्या होगा। तो जब हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे तो बातें आती हैं, तो फिर तो चुटकी बजाते ही वो मैटर फिनिश कर देते हैं कि अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो क्या होगा। तो सबको पता है कि हमने जो ये निकाला फार्मूला, व्हाट, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1। अगर दो लाइनें पैरेलल हैं, कोई भी दो लाइन पैरेलल है तो कहीं इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। वो एक लोग कहानी सुना देते हैं कि इनफाइनाइट में इंटरसेक्ट करते हैं, और इनफाइनाइट क्या है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भैया इनफाइनाइट में, चलिए उस लफड़े में हम नहीं जानते। ये पैरेलल है तो इतना तो पक्का है इनके बीच एंगल जीरो होती है, राइट, थीटा जीरो होता है, कहीं इंटरसेक्शन नहीं मिलता है तो थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो चलिए थीटा जीरो लिख दीजिए। तो सबको पता है कि tan जीरो की जो वैल्यू होती है ना वो जीरो होती है, एस। तो फिर क्या होगा, tan जीरो इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 एस दिस। और tan जीरो की वैल्यू जीरो होती है तो मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अच्छा, मॉड का जो बात होती है वो ये हो जाता है, दिस ऐसे हो जाता है, क्योंकि रिजल्ट होता है मॉड ऑफ ए अपॉन बी, जो होता है ना मॉड ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ बी होता है, ये होता है रिजल्ट। तो अब मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या होगा, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, किसी दो क्वांटिटी का डिफरेंस जीरो तब होगा ना जब ये इसके इक्वल होगा, तो इसकी मीनिंग होगी दिस इंप्लाइज m1 इज इक्वल टू m2। क्या मतलब हो गया भाई, अगर दो लाइनें आपकी पैरेलल हैं तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं। तो अगर स्लोप इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगी। तो जब भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, दो लाइनें पैरेलल दी हुई हैं तो फिर दोनों के जो स्लोप m1 और m2 जो होंगे वो सेम होंगे। इस कंसेप्ट का मैं यूज करूंगा। तो ये मेरा एक रिजल्ट मिल गया, अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो फिर उनका जो स्लोप होता है वो एक होता है, सेम होता है। अच्छा, अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो क्या होगा, जरा इसकी हम लोग बात कर लें।
इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो चलिए अब देखिए यहाँ भी एक लफड़े वाली बात आ जाती है, तो कैसे होशियारी से मैथमेटिक वाला अपना काम चलाते हैं। वही इन्फिनेटिव से बचने के लिए सब लफड़ा है यहाँ। 1/0 1/0 पे एक लेक्चर बनेगा जब हम लोग लिमिट कंटिन्यूटी की बात कैलकुलस में शुरू करेंगे। बड़ा जबरदस्त वहाँ अपनी बात ठोकेंगे कि कैसे इन्फिनिटी की दुनिया है, उस दुनिया में कैसे लोग आ गए हैं, क्या है मैथमेटिक्स की इन्फिनिटी पे क्या कहती है, और अदर ब्रांचेज जो साइंस की हैं उनका इन्फिनिटी पे क्या कंसेप्ट, वहाँ बातें क्लियर करेंगे। बहरहाल हम उस लफड़े से कैसे बचते हैं, देखिए कैसे मैथमेटिक भी जादूगर ही कर रहे हैं। ये अगर मैं tan 90 लिख दूं तो यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये sin 90 अपान cos 90। प्रॉब्लम ये होगी कि इसकी वैल्यू 1 हो गई, ये 0 हो गई। 1/0 क्या है, लफड़ेबाजी शुरू, मैथमेटिक्स की लफड़ेबाजी शुरू। बहुत सारे यहाँ तर्क वितर्क शुरू हो जाएंगे, कुतर्क भी आ जाएंगे। चलिए हम उस बात में नहीं आएंगे, अब अपना मैं माया जाल पलट दे रहा हूँ। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है ना भाई, tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा होता है, या कोई लफड़ा नहीं है। और cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा होता है। चलिए तो tan थीटा हमारा ये है, ये है फार्मूला। हम अब यहाँ परपेंडिकुलर लाइंस की एनालिसिस कर रहे हैं। अगर लाइनें परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर लाइंस, तो फिर उनके बीच जो स्लोप का जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा, वो हमारा यहाँ डिस्कशन का पॉइंट है। चलिए तो 1/tan थीटा का मतलब क्या होगा, इसको उलट दिया जाए तो जब उलटेंगे तो ये हो जाएगा mod ऑफ 1 प्लस m1 m2 अपान mod ऑफ m1 माइनस m2। परपेंडिकुलर है, फॉर परपेंडिकुलर, तो इफ थीटा इज इक्वल टू अगर 90 हो जाए तो ये हो गया cot 90 इज इक्वल टू mod ऑफ 1 प्लस m1 m2 mod ऑफ 1 yes अपान mod ऑफ m1 माइनस m2। और पूरी दुनिया जानती है cot 90 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 इज इक्वल टू mod ऑफ 1 प्लस m1 m2 अपान mod ऑफ m1 माइनस m2। इससे तो बच गए लफड़े से ना। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या मीनिंग हुई कि 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, mod के अंदर कोई क्वांटिटी 0 है तो अभी हमने बात की है कि वो क्वांटिटी को 0 होना पड़ेगा, तभी तो 0 होगा ना। तो mod ऑफ 1 प्लस m1 m2 0 का मतलब ये होगा कि 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू 0, मीनिंग m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस s। तो अगर कोई दो लाइंस पैरेलल है तो उनका जो स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो -1। तो मुझे उम्मीद है कि लिसनर को ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी और कोई इसमें डाउट नहीं होगा। अगर पैरेलल है तो स्लोप इक्वल होंगे, अगर परपेंडिकुलर है तो उनका प्रोडक्ट -1 होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में इस कड़ी को और आगे बढ़ाएंगे अच्छे ढंग से। तो तब तक के लिए जय हिंद गाइस, थैंक यू वेरी मच।